अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुक नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि मक्का दफाई मुआहदा जो है, जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान हुआ, इसके खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे, जियो पॉलिटिक्स पे इसके क्या असरात होंगे और इस खित्ते की जो जियो इकनॉमिक्स है वो किस तरह से मुतासर हो सकती है इस मुआहदे के नतीजे में। ये हमारा आज का मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये मुआहदा हुआ क्यों है, सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या इसकी ज़रूरत पाकिस्तान को ज़्यादा थी, सऊदी अरब को थी या तुर्किया को थी। तो इस सारी जो ये मामला है इसके ऊपर बात करेंगे। ईरान इसको किस तरह से देखता है और ये जो एक वाइडर तब्दीली दुनिया के अंदर आ रही है, तेज़ रफ्तार तब्दीली जो है वो रूरमा हो रही है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, क्या ये उसी का तसलसल है और क्या इसका मतलब ये है कि अब बहुत सारे ममालिक जो रवायती तौर पर अमेरिका और यूरोप की तरफ देखते थे दफाई मामलात के हवाले से, उनकी सोच तब्दील हुई है और क्या उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है उसको तब्दील किया है। और इससे जो ये मशरक़ वस्ता का खित्ता है, मगरबी एशिया, जनूबी एशिया का खित्ता है, उसके ऊपर मुमकिन तौर पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और ताकत का तवाज़ुन जो है वो किस तरह से बदल सकता है इस मुआहदे के नतीजे में। तो इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खटका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के इस मौजू की तरफ। मक्का में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तुर्किया के सदर जनाब तैयब एर्दोगान साहब और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मीटिंग हुई और उसके बाद एक मुआहदा दस्तखत हुए मुआहदे पर, जिसको मक्का डिफेंस डिक्लेरेशन जो है, ये एग्रीमेंट जो है वो करार दिया गया है। ये जो मुआहदा है तीनों ममालिक का, उसके अंदर ये शिक 5 जो है वो शामिल की गई है कि एक मुल्क पे हमला, तीनों मुल्कों पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो ये बेसिकली वही तस्वर है जो कि नेटो का तस्वर है। नेटो जो है उसके अंदर यही है कि किसी एक मुल्क के ऊपर हमला, तमाम नेटो के ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब नेटो जो है ये सर्द जंग के दौरान बना। इसका मकसद सोवियत यूनियन के असर और रसूख को कम करना था और जो फौजी ताकत जो सोवियत यूनियन की थी, उसका जो खतरा था बहुत सारे ममालिक को, उस खतरे को ख़त्म करने या कम करने के लिए नेटो का जो इत्तेहाद है ये बना। और इसके अंदर बहुत सारे ममालिक शामिल थे। तुर्किया अब भी उसका मेंबर है नेटो का। तो अमेरिका की सरबराही में यूरोपियन ममालिक ज़्यादातर इसके अंदर आए और ये एक सिक्योरिटी पैक्ट था जिसका मकसद एक अमेरिका की सरपरस्ती में, अमेरिका की क़यादत में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनाना था, एक ऐसी दिफाई छतरी बनाना था कि सोवियत यूनियन जो है वो किसी मुल्क को कमज़ोर या छोटा समझ के उसके ऊपर हमला ना कर सके। तो ये जो 3 ममालिक ने ये मुआहदा किया है, इसके अंदर ऐसी शिक शामिल है और इसका मकसद भी यही है कि सऊदी अरेबिया, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी को इस वक्त थ्रेट्स हैं 2 तरफ से, एक ईरान की तरफ से, दूसरा हूथीज जो हैं यमन के, उनकी तरफ से भी खतरा है और दबाव बढ़ रहा है सऊदी अरेबिया के ऊपर कि सऊदी अरेबिया जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो साइन करे और इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको मामूल के ऊपर लाए और वो इजराइल को तस्लीम कर ले। अभी तक सऊदी अरब इसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है। अब ये जो दफाई मुआहदा हुआ है, और तो इसका मतलब ये है कि अब सऊदी अरब का जो दिफा है वो सिर्फ अब सऊदी अरब अकेला नहीं करेगा अपना दिफा, बल्कि पाकिस्तान जो कि दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, और तुर्किया जो कि नेटो की अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी फौज है और दफाई लिहाज से तुर्किया जो है वो बहुत मजबूत मुल्क समझा जाता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रोन्स, डिफरेंट जो चीज़ें बनाने में तुर्किया जो है वो बहुत आगे है। F-16 के पुर्जे जो हैं वो भी वहाँ पर बनते हैं और बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जिसमें दफाई सनत भी शामिल है। तुर्किया काफ़ी आगे है। तो इस तरह तीनों मुल्क एक दूसरे मिलके
सऊदी अरब का दिफा करेंगे और जो खतरात पैदा हुए हैं सऊदी अरब के लिए उससे ये निपटेंगे। तो इससे किसी भी मुल्क के लिए अब ये आसान नहीं रहेगा कि वो सऊदी अरब को तरनवाला समझते हुए उसके ऊपर चढ़ दौड़े या उसको धमकियां दे। तो ये अब बात वाज़ेह हो गई है कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान और तुर्किया पे हमला समझा जाएगा और फिर ये दोनों ममालिक सऊदी अरब का दिफा करेंगे। एक तो इसकी ये अहमियत है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरी कि ये जो इलाके के अंदर खिते के अंदर ताकत का तवाज़ुन है उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली रूनमा होगी। इंडिया जो बहुत अरसे से पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, मशरिक़ वस्ता में भी कोशिश कर रहा था, तो उसका ख्याल ये था कि सऊदी अरेबिया के साथ भी वो अपने करीबी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा और बड़ी मिकदार में जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर हो सकेगी, जो कि कई कहा जा रहा था 50 या 70 बिलियन US डॉलर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर सकता है इंडिया के अंदर। तो अब ये जो मुआहदा हो गया, पहले पाकिस्तान सऊदी अरब का दफाई मुआहदा हुआ बायलैटरल, अब ये एक 3 मुल्कों का मुआहदा हो गया और इसके अंदर काफ़ी सारी शिकें जो है वो शामिल हैं। तो इसके नतीजे में ये तीनों ममालिक दफाई जो मामलात हैं, दफाई सनत है, उसके अंदर भी एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और भी बहुत सारे मामलात के अंदर जो है वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आएंगे। तुर्किया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे चंद साल पहले तक, लेकिन अब वो जो सर्दमोरी थी वो ख़त्म हुई है और ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं। तो इस तरह इस मुआहदे के अंदर इसका इम्कान है कि आगे चल के मिस्र भी शामिल हो जाए। तो ये जो मुआहदा है ये एक काउंटर वेट है। एक तरफ ईरान जिसने अमेरिका के साथ जंग में ये साबित किया है कि वो एक मजबूत असाब रखने वाले कौम और मुल्क है और उसने डट के मुकाबला किया, उसका काफ़ी नुकसान हुआ लेकिन वो उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की और डट के अमेरिका के सामने अब तक खड़े हैं और एक बड़ी फौजी ताकत के तौर पे वो सामने आए हैं। और जाहिर है अगर उसके ऊपर से पाबंदियां हटती हैं तो एक बड़ी इक्तिसादी पावर जो है वो बन सकता है। सऊदी अरेबिया भी अब तेल से अपनी जो इंडस्ट्री है उसका जो इन्हिसार है उसको कम करने के लिए वो एक जो है जो UAE जिस तरह से एक फाइनेंशियल हब था, कमर्शियल हब था, तो सऊदी अरब भी जो है वो अब एक खिते का सबसे बड़ा जो है फाइनेंशियल और कमर्शियल हब जो है वो बनना चाहता है। और वो चाहता है कि यहाँ नई इंडस्ट्रीज लगें, यहाँ जो है रिसर्च सेंटर्स बने, यहाँ एंटरटेनमेंट के बड़े जो हैं वो इदारे बनाए जाएं। तो इस तरह से जो है वो उसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उसको। उसके नतीजे में बहुत सारी ना सिर्फ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी सऊदी अरेबिया में, बल्कि पाकिस्तानी कंपनियों के लिए वहाँ काम करने के मौके भी पैदा होंगे आगे चल के। इस तरह सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ आ सकती है। तो एक काउंटर वेट के तौर पर ये इत्तेहाद जो है वो सामने आया। और जियो पॉलिटिक्स में क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चीन के काफ़ी करीब है और जबकि सऊदी अरेबिया के भी ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, तो इस सारी जो ये जो सिचुएशन है, तुर्किया जो है जाहिर है वो नेटो का अलाई है लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके आगे चलते हैं और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में शाम और दीगर जगहों के ऊपर तुर्की के काफ़ी करीबी मफादात जो हैं वो वाबस्ता हैं। तो इस तरह जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी एक बड़ी जो तब्दीली है इस मुआहदे के नतीजे में वो आएगी। एक दुनिया भर में एक बड़ा जो अलाइंस है वो डेवलप हो रहा है चीन की क़यादत में, जिसमें रूस भी शामिल है और बहुत सारे ममालिक जो हैं उसके अंदर शामिल हो रहे हैं ताकि एक काउंटर जो है वो वेट के तौर पे चीन के क़यादत में एक बड़ा अलाइंस जो है उसको बनाया जा सके, जिसमें सिक्योरिटी भी हो, इकोनॉमिक्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो ज़ाहिर है ऊपर वो होगा और नीचे ये इलाकाई सतह के ऊपर जो है ये इत्तेहाद जो है वो कायम हुआ। ज़ाहिर है ईरान जो है अभी देखेगा कि इनका क्या जो है वो मूड होता है, क्योंकि ईरान ये समझता था कि वो जब चाहेगा सऊदी अरब को पे हमला कर सकता है, जिस तरह वो UAE, बहरीन, कुवैत पे जो है वो हमले करता है। जब अमेरिका हमला करता है तो वो जवाबी हमला इन ममालिक के ऊपर करता है। तो अब उनको सोचना पड़ेगा हमला करने से पहले सऊदी अरेबिया के ऊपर कि इसके क्या मुमकिन असरात जो है हो सकते हैं। और ये अगर जंग बंद होती है जब भी, तो उसके बाद ईरान के साथ भी इनका एक मुआहदा हो सकता है, मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक का, सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो, बाकी भी एक वाइडर जो सिक्योरिटी पैक्ट है वो हो सकता है और उसके नतीजे में एक ज़्यादा
اسٹیبلٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے، جو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اس کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی۔ انڈیا کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ انڈیا کا میڈیا بہت ویلا کر رہا ہے، مودی کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ آپ تو کہتے تھے ہم نے پاکستان کو تنہا کر دیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب انڈیا تنہا ہو رہا ہے، انڈیا کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اور اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہو رہی تھی تو آپ جو ہے وہ وہاں گئے اسرائیل، اور آپ نے کہا یہ میرا فادر لینڈ ہے۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر بھی جو ہے مودی کے اوپر کافی اس وقت شدید جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے انڈیا کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے جو ہے انٹرنیشنلی ظاہر ہے پاکستان کا جو قد کاٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور اب اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو معاہدہ ہے اس کو دفاعی نہیں رہنا چاہیے، اس کو سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ریسرچ، ان سب چیزوں میں مل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس میں انڈونیزیا کو بھی شامل کرنا چاہیے اور دیگر ممالک کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور ایک بڑا جو ہے اتحاد جو ہے اس کی شکل اختیار کرنی چاہیے، تاکہ IMF سے جان چھوٹے ان ممالک کی، پاکستان کی خاص طور پہ اقتصادی طور پہ یہ مضبوط ہوں، ان کے درمیان اقتصادی تعاون جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو، یہ آپس میں تجارت کو بڑھائیں، اس کا فائدہ ہوگا ان کو۔ دفاع مضبوط ہوگا تو ساتھ ساتھ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو جو خطرات لاحق ہیں سلامتی کو کسی بھی ملک کے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب یہ جو دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، اب باقی شعبوں کے اندر جو تعاون ہے اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اور اس میں مزید ممالک جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کے اثرات اور زیادہ وسیع ہوں، اور یہ جو ممالک ہیں، یہ خطہ ہے، یہ امن کا گہوارہ بنے، یہ معاشی ترقی کا گہوارہ بنے، یہ صنعت، تحقیق، سائنس کا گہوارہ بنے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو وہ خوشحالی آئے اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔